नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसका एक अनसॉल्व पेपर लेकर आई हूँ जो सॉल्व किया हुआ नहीं है। हम इसको आज हल करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम जब देने के लिए आप जाते हैं तो पेपर आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब आपका 10th का ये जो पेपर होता है काफ़ी बड़ा होता है और इसलिए इसकी रीडिंग पहले 15 मिनट में करना और बाद में उसको देखकर और सॉल्यूशन शुरू करना ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमको सबसे पहले इसके अंतर्गत विभाग देख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं विभाग 1, तो ऐसे विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4, विभाग 5, इस तरीके के आपको 5 विभाग दिए हुए रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप विभाग को देख लीजिए, गद्य विभाग है, पद्य विभाग है या भाषा अध्ययन का विभाग है, जो भी है मैं अब आपको आगे बताती चली जाऊँगी। उसमें से सबसे पहले आप इसे विभाग देखते जाइए कि कहाँ पर है। उसके बाद में उसके क्वेश्चन को एक सरसरी नज़र डाल लीजिए कि आपने या फिर आपने जब एग्ज़ाम की तैयारी की हुई रहती है तो आपको पता है कि आपने कौन से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है, तो उस विभाग से आप अपना पेपर लिखना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पेपर लिखने के लिए क्या करना है, या तो आप विभाग 1 से 1 2 3 4 5 पे जाइए या फिर विभाग 5 से 5 4 3 2 1 इस तरीके से आइए। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करना है अपने पेपर की। आपको सबसे लास्ट वाला विभाग है उसमें से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। और लास्ट का जो विभाग होता है उसमें नंबर भी ज़्यादा होते हैं तो आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, कहानी, वृत्तांत, विज्ञापन जो भी है वो उधर रहता है। तो आप अगर वहाँ से भी शुरुआत करते हैं तो आप बड़े बड़े मार्क्स जो रहते हैं उसको आप पहले सॉल्व करके अपने हिस्से में ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। पेपर को आपको किस तरीके से देखना है। जैसे ही आपका पेपर शुरू होता है आपको पहले सूचनाएं, अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको पता है पेपर में इसी तरीके की सूचनाएं दी हुई है कि सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। आकृतियाँ यानी इस तरीके की आपको आकृतियाँ दी हुई है या इस तरीके की दी हुई है तो इन्हीं में आपको जो है उत्तर लिखना है, यानी इसके अंदर अंदर ही आपका उत्तर हो जाना चाहिए लिख के, इसके बाहर इधर नहीं निकलना चाहिए, है ना। जैसे अगर ये चौकोन बॉक्स दिया तो आप इसके अंदर इस तरीके से आंसर लिखिए, ये बाहर आपके लाइन इधर नहीं निकलना चाहिए, तो यह अपेक्षित है। दूसरा पॉइंट हमको बता रहा है कि सभी आकृतियों के लिए पेन का प्रयोग करें, यानी कोई भी आकृति आप बना रहे हैं, ये बना रहे हैं या ये बना रहे हैं, इसके लिए पेन का उपयोग करें, पेंसिल का उपयोग आपको नहीं करना है। तो आप आकृति पहले बना लीजिए और फिर उसमें लिखिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आकृति के अंदर आंसर फिट होता है या नहीं, थोड़ा डाउट है, तो पहले लिख लीजिए और बाद में उसके ऊपर आकृति बनाइए, तो उससे भी आपकी ये समस्या जो है हल हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको जो एक विभाग दिया हुआ है रचना विभाग, है ना, इसके अंदर जो भी प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए दिए हैं उनमें आकृतियाँ नहीं बनाना है, फिर वहाँ पे आपको इस तरीके की आकृतियाँ नहीं बनाना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उनको आप ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, 4th नंबर का हमको पॉइंट दिया हुआ है कि शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है, यानी जहाँ तक हो सके अच्छे अक्षरों में आप लिखिए। वैसे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे अक्षर लिखते हैं कि क्या बताएं, चेक करते समय भगवान भी अगर उत्तर आए तो नहीं चेक कर सकता उस पेपर को, इस तरीके की राइटिंग में लिखते हैं। तो जहाँ तक को है कोशिश कीजिए कि अच्छा लिख सके। एक जैसे नहीं तो शुरू के 2 पेज आप अच्छे लिखते हैं और बाद में एकदम से बिगाड़ देते हैं, वो तरीका ना करें, है ना। और पेपर किस तरीके से लिखना है और पेपर को अच्छे से करने के लिए जो एग्जामिनर है उसके जो आपके जो आंसर शीट चेक कर रहा है उसके ऊपर आपका प्रभाव अच्छा पड़े, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो अभी बनाने वाली हूँ नेक्स्ट, है ना। अभी देखिए यहाँ पर गद्य विभाग में आपको 20 नंबर का गद्य विभाग होता है, उसमें 8 नंबर का ये जो आपका पैराग्राफ यानी पैसेज जो आपको दिया हुआ है वो है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पढ़ लेना है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, है ना। हमको कृतियाँ करने के लिए दिया है, ये पहले आप जो है ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पूरा यहाँ से
पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में नीचे देखेंगे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे नाम लिखिए, तो पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखने के लिए पत्रिकाओं के नाम यहाँ लिख देंगे, उपन्यास के नाम लिख देंगे। फिर लिखिए में दिया है लेखक का पहला मित्र कौन था, यहाँ लिख देंगे। लेखक की पहली कविता यहाँ लिख देंगे। आप कविता का नाम लिखना है ना, और लेखक के पहले मित्र का नाम लिखना है। अब यहाँ पे आप नंबर देखते चले जाइए कि जब आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आपको टोटल 1 मार्क ही मिल रहा है ना, यानी 20 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड हुए उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स है, यहाँ पे 2 मार्क्स है, इस तरीके से इसके मार्क्स जो है डिवाइड किए गए हैं। सेकेंड पेज पे हम लोग आते हैं पेपर के, तो गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। गद्यांश से ढूंढ कर आपको दिया है प्रत्यययुक्त शब्द। अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय मालूम होना चाहिए। इस तरफ जो शब्द के लगते हैं वे उपसर्ग होते हैं, इस तरफ जो लगते हैं वे प्रत्यय होते हैं। यानी उपसर्ग जो होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, यानी पहले लगते हैं ना, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन दिया है कि ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तित नहीं होता है, यानी उनका वचन सेम रहता है। अगर एक वचन है तो एक ही वचन में उसको यूज़ किया जाता है, अगर बहुवचन है तो बहुवचन ही में उसको यूज़ किया जाता है। और बहुवचन से एक वचन भी नहीं बनता उसका, या एक वचन से बहुवचन भी जिसका नहीं बनता है, जो हमेशा वैसे ही स्थिति में रहते हैं, वैसे आपको शब्द यहाँ ढूंढना है। तीसरा आपको क्वेश्चन यहाँ दिया है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत आप देखेंगे कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे विषय पर 20 से 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब 25 से 30 शब्द यानी क्या हुआ, अब आप एक अपने नोटबुक का एक पेज अगर लिखने के लिए जाते हैं तो वो 10 कम से कम वर्ड्स उसके अंदर आते हैं। अब आप इसके अंदर अगर मार्जिन लाइन वगैरह भी ले लेते हैं तो कम से कम नहीं करते 7 वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको 30 शब्द कम से कम लिखना है, तो आपको कितनी लाइनें लिखना है, 4 to 5 लाइन लिखना है। अब 4 लाइन में 30 पूरे नहीं होते और 5 में पूरे 30 हो जाते हैं, तो आप 6 तक पहुँच जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो पूरे आप उतने वर्ड्स में उसको लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी यही दिया, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको ये पैराग्राफ फिर से पूरा पढ़ लेना है, उसके अनुसार आकृति पूर्ण करना है। अब यहाँ जो आपको ऊपर एक दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो आकृतियाँ दी है इसी के अंदर आपका आंसर इतने में ही आ जाना चाहिए। अब ये जो है आपके पेपर में बना हुआ है, आपको आपके आंसर शीट में बनाना है। आप थोड़े बड़े आकार बनाइए जिसके अंदर उसका आंसर आपका फिट हो जाए। इस आकार से बाहर आपका आंसर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर लिखिए। इसमें दिया है गद्यांश में उल्लेखित नदी की विशेषताएं बताइए। फिर है तीसरा नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिए। अब यहाँ पे आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जो है ये सीधी लाइन दी हुई है, आप अपने आंसर शीट के अंदर भी सीधी लाइन पर ही लिखिए, इसमें बॉक्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब ये शब्द आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अनौपचारिक। अनौपचारिक के लिए इस गद्यांश में जो है कौन सा शब्द आया है जो विलोम है, इसका एकदम उल्टा है। अनौपचारिक का उल्टा क्या होगा, छाँव। छाँव का उल्टा यानी विलोम क्या है, ऐसा। फिर गद्यांश से अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए, कौन से 2 अंग्रेजी शब्द आपको उसमें दिख रहे हैं। फिर स्वमत अभिव्यक्ति जो है ये फिर यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स की है, ये 2 मार्क्स है, ठीक है। बाकी ये 1-1 है। तो पर्यटन ज्ञान वृद्धि का साधन विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो इसको आप लिखेंगे 2 नंबर के लिए 25 से 30 शब्द, यानी कम से कम आपको 6 लाइनें यहाँ पे लिखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स का है। ये वाला बॉक्स आप पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको जो है नीचे क्वेश्चन दिए हुए, तो इसके अनुसार इसके चीनी वैज्ञानिक द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगाने के आधार, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। और एक स्वमत, स्वमत को आप कभी भी मत छोड़िए। अब देखिए यहाँ तो ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है ना, तो इसे ध्यान रख के आपको करना है। स्वमत, भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब ये अपठित गद्यांश तो ऐसा आता है जो हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको अपठित कहा जाता है, ये बाहर से आता है। अब आपको यहाँ पे जो भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय, यानी इससे भूकंप आता है तो किस तरीके की हानि होती है, सब नष्ट हो जाता है ना, बिल्डिंगें पूरी धंस जाती है, घर गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, इस तरीके से ज़मीनों में दरारें पड़ जाती हैं। तो अब इससे बचने के लिए जो घर में हो वो घर में ही रहे, लेकिन घर की चौखट
के नीचे खड़े हो जाए, किसी टेबल के नीचे बैठ जाए, तो ये भूकंप से बचने के उपाय है ना। किसी पेड़ के नीचे न खड़े हो, है ना, किसी बिल्डिंग के बाहर न खड़े हो। आप ऐसी जगह पे जहाँ चौखट बनी हुई है उसके नीचे खड़े रहेंगे, या किसी चीज़ के नीचे, लकड़ी की चीज़ के नीचे, टेबल के नीचे, पलंग के नीचे रहेंगे तो उससे बचा जा सकता है। इस तरीके से आप भूकंप से बचने के उपाय यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जो टॉपिक आपके सामने आएगा तो आप क्या लिखेंगे, और 5 से 6 लाइनों में लिखना है। इतना आप लिखकर जो है उसको ये कर सकते हैं। और भूकंप वाली हानि से बचने के लिए हम भूकंप विरोधी जो है घर भी बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब आ गया है हमारा पद्य विभाग। अब पद्य विभाग यानी कविता से संबंधित। आपने अगर इस विभाग की तैयारी अच्छे से की है, यानी कविता की तैयारी अच्छे से की है, पोएम्स की, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। यानी आप 5 4 3 2 1 आना है, या फिर 1 2 3 4 5 जाना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पढ़ेंगे, ये 6 अंक के लिए दिया हुआ है, और आपको पढ़ना है टोटल इसके 12 अंक है। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे कि टोटल 12 अंक है। यहाँ पे ये पहला जो पद्य दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 6 अंक का। इसमें संजाल पूर्ण कीजिए। फिर वही चीज़ है कि आपको इसी के अंदर आपका क्वेश्चन फिट हो जाना चाहिए, इसलिए आंसर शीट में इतना बड़ा आकार बनाइए जिसके अंदर आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। अब पद्यांश से यानी कविता की लाइनें जो है उसको पद्यांश बोला गया है। वो पद्य का एक अंश है, उसमें से ढूंढ के लिखना है। क्या ढूंढ के लिखना है? ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। टीन का पीपा, टीन का पीपा, टीन का बना हुआ डब्बा, उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है? कमरा, कमरा यानी घर में एक कमरा होता है, उसके लिए इस कविता की लाइन में कौन सा शब्द यूज़ किया गया है वो आपको यहाँ लिखना है। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करके, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, तो वचन किसका बदलेगा? अब आपको वो ध्यान आना चाहिए, और फिर उस हिसाब से आप वचन परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखेंगे। सरल अर्थ। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाता है 2 मार्क्स का, सरल अर्थ, क्योंकि बाकी सब तो आपको 1 1 मार्क्स के, ये आपको 2 मार्क्स का मिलके ये 6 अंक हो जाते हैं। 25 से 30 शब्दों में आपको क्या लिखना है? अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। अब कौन सी अंतिम 4 पंक्तियाँ? ये जो आपको कविता की 4 पंक्तियाँ दी हुई है ना यहाँ पर, इनका आपको इन 4 पंक्तियों का 2 3 4 यानी इतने इसका आपको अर्थ लिखना है। रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। अब इसका आपको अर्थ, आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, अर्थ भी उसमें है, व्याख्या वाला वीडियो। आगे देख लेते हैं। पद्य विभाग के अंदर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपने हर जगह देखा गद्य में 2 पठित पद्यांश है, 1 अपठित है। इसी तरीके से आपको पद्य के अंतर्गत भी 2 पठित पद्यांश आएंगे, 1 अपठित आ रहा है ना। देखते हैं, निम्नलिखित पठित पद्यांश, इसको पढ़ लीजिए। आंसर यहाँ पे आपको क्वेश्चन के लिखना है। जैसे पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़कर उचित वाक्य तैयार कीजिए। अब पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़ना है। जुगनू धुंध, इनका संबंध, रोशनी तितली, इनका संबंध, और यहाँ पे आपको मैं क्या है? मैं का आंसर यहाँ पे लिखना है। 2 आंसर इसके आ जाएंगे। निम्नलिखित के लिए पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किन चीज़ों के लिए पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखना है? तो लोगों के समूह के लिए क्या शब्द आया है कविता के अंदर, वो आपको लिखना है। सीप में बनने वाला रत्न, इसके लिए क्या आया है वह आपको लिखना है। फिर पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। अब पर के अर्थ, 2 अर्थ आपको अलग अलग यहाँ पे लिखना है। एक पर का मतलब क्या होता है और दूसरे पर का मतलब क्या होता है ना। स्पेलिंग सेम है, इनके अर्थ अलग अलग आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते सरल अर्थ। अब सरल अर्थ के लिए अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको 6 लाइन के अंतर्गत इस कविता की जो अंतिम 4 लाइनें हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इनका अर्थ हमको यहाँ पर लिखना है।
आप देखेंगे विभाग 4 यानी अपठित जो है हमको काव्य पंक्तियाँ नहीं आई हुई है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाषा अध्ययन के अंतर्गत हमको क्या दिया हुआ है। तो भाषा अध्ययन के अंतर्गत 14 मार्क्स का है। इसमें डिवाइड किए गए 1-1-1-1 के हिसाब से मार्क्स। तो पहला है सूचनाओं के अनुसार कृति। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानिए। अधोरेखित क्या है? कम के नीचे अधोरेखित यानी लाइन खींची हुई है, उसका हमको शब्द भेद पहचान कर उसका नाम लिखना है। अब ये कौन सा शब्द है? इसका शब्द भेद का नाम क्या है? निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाह एक है और दूसरा के साथ। अब इनका हमको ये अव्ययी शब्द है ना, इनका यूज़ करके वाक्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि कृति पूर्ण कीजिए। दो में से कोई एक संधि शब्द यानी ये वाली, ये और लिखा है ना, तो ये वाली आप पूरी कीजिए या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक संधि बनाना है। या अब यहाँ पे देखिए आपको दो टाइप दिए हुए, यहाँ संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, यहाँ आपको संधि शब्द लिखना है और उसका प्रकार लिखना है। तो और यहाँ पर जो है आपको शब्द दिया हुआ है, उसका संधि विच्छेद करना है और संधि का प्रकार लिखना है। तो दोनों में से जिसमें भी आपका हाथ अच्छे से बैठा हुआ है, जिसको आपने अच्छे से किया है, उस एक को सॉल्व कीजिए। इसमें से संधि के ऊपर जो मेरा वीडियो है उसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। एकदम ABCD से मैंने उसमें बताया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। अब क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सहायक क्रिया को पहचानना है और उसका मूल रूप लिखना है। अब यहाँ पे टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी और यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई। दोनों में सहायक क्रिया कौन सी है और मूल क्रिया कौन सी है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, है ना। अब इसके अंदर प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ये बहुत ही इजी होता है। ये आपको सॉल्व करना है, फैलना, लिखना, इनके दोनों के दो रूप लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक नंबर के होते हैं सारे, जो भी आपके ग्रामर में आ रहे एक नंबर के हैं, है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ अर्थ भी लिखना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। किसी भी एक का, शेखी वगारना या निछावर करना, दोनों में से कोई भी एक। इनका पहले यहाँ अर्थ लिखेंगे और जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना, उस सेंटेंस में ये वाला शब्द यूज़ होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर इसमें और आपको दिया है, अगर आपको मुहावरा नहीं करना है तो आप लिखिए, ये वाला कर सकते हैं कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य को फिर से लिखिए। बोलबाला होना, दुम हिलाना, है ना। अब इसमें से आपको जो है उचित मुहावरे का चयन करना है और वाक्य को फिर से लिखना है। अब सिरजन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब ये जो चापलूसी करता हुआ, इसका इन दोनों में से किसके साथ में संबंध है, उसको लेकर आपको वापस से लिख देना है। एकदम ईजी है। दूसरा 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। यहाँ पे आपको विभक्ति कारक अगर आपने करे हुए हैं तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 मार्क के लिए आपको ये मिला हुआ है। और आपको देखना है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह आपको करवाए हुए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई, कोष्टक यानी ये ब्रैकेट, इसमें दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल यानी टाइम, टाइम यानी क्या हो गया, टेंस हो गया, ठीक है, ये याद रखना आप। तो इस तरीके से करेंगे। इन सबके काल परिवर्तन, हमको ये जो दिया, सातों तारे मंद पड़ गए, इनको पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। और हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसको सामान्य भविष्य काल में बदलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आपने यहाँ देखा ना, काल जो है, काल के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको किन्हीं 2 वाक्यों को इन तीनों में से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए।
अब रचना के आधार पर देखो, यहाँ पे काल के आधार पर था, यहाँ रचना के आधार पर है। ये आपको पता होना चाहिए रचना के आधार पर कैसे होते हैं, काल के आधार पर कैसे होते हैं। मैंने इतने वीडियो बनाए हैं और आपको हर लेसन के एंड में जितना भी आपका ग्रामर पोर्शन रहता है सब खूब अच्छे से समझाती हूँ, और अलग से वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। आप वो देखकर, और इस चीज़ को अगर मेरे वीडियोज़ आप पूरे पूरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप एक बार किसी भी एक वीडियो को जब देखते हैं तो एक बार में उसको पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से आपको समझाती हूँ, और उसी के आधार पर आप फिर ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लेते हो और आप सोचते हो कि याद करके लिख देंगे, तो फिर उससे आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 1 नंबर का है, दूसरा भी 1 नंबर का दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर, काल के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर दी गई सूचना परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये क्या है? वाक्य का अर्थ के आधार पर, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ पे अर्थ अर्थ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ऐसा समझ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य को फिर से लिखिए। देखिए 2 नंबर का है, एकदम इजी है, शुद्ध करना है। 2 वाक्य 3 दिए, 3 में से कोई 2 करना है। और हमको लास्ट 5वां नंबर है रचना विभाग, जो हमको पूरे पूरे 26 मार्क्स का यहाँ पे मिल रहा है। और अगर इसको आप पहले तैयार करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, तो आप पेपर अगर इधर से भी करना शुरू करते हैं तो आपके जो 26 मार्क्स हैं ये आपके बड़े अच्छे से तैयार आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे एक कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ से पेपर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ लिखिए जो आपको खूब अच्छे से आती है, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर आपका जो है इम्प्रेशन खूब अच्छा पड़े। जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर आपका बहुत अच्छे से जो है प्रभाव पड़े, जिससे कि उसे समझ में आए कि हाँ अच्छा कर रहे हैं ना। आगे देखिए, रचना विभाग जो है 26 अंक का है। पहला क्वेश्चन अब देखिए, सूचना यहाँ पे आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। आवश्यकता के अनुसार, जहाँ अगर आप पत्र लेखन कर रहे हैं तो उतने जगह में, या फिर आप विज्ञापन लेखन कर रहे हैं तो आपने ये बॉक्स बनाया ना, तो विज्ञापन लेखन में बॉक्स के अंदर लिखना आपको ज़रूरी है, उससे बाहर ना निकल जाइए इस तरीके से। अब पत्र लेखन में आपको दिया है, देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। राधे राधा चौगुले, रामेश्वर नगर, वर्धा से। अब से के पहले का भाग और से के बाद का भाग ये मैंने आपको पत्र लेखन के अंतर्गत समझाया हुआ है, वो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो क्या है यहाँ पे? राधे राधा चौगुले, रामेश्वर नगर, वर्धा से। दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए अपने मित्र या सहेली किशोरी पाटिल, स्टेशन रोड, जालना को। किसको लिखा जा रहा है? इसको किशोर पाटिल को पत्र लिखता या लिखती, यानी लिखने वाला राधे या राधा, और जिसको लिखा जा रहा है वो किशोर या फिर किशोरी। ये आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपको दिया है अथवा, और के साथ में दूसरा लेटर राइटिंग आपको दिया है अशोक, आशा मखदूम, लक्ष्मी नगर, नागपुर से। व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को। यानी ये लिख रहे हैं, इनको लिख रहे हैं, किनको? व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार के जो व्यवस्थापक है उनको लिखा जा रहा है ये लेटर। पुस्तकों संबंधी शिकायत करने हेतु पत्र लिखता है या फिर लिखती है। ठीक है, अब आपको लड़का है तो अशोक नाम यूज़ कीजिए, लड़की है तो आशा नाम यूज़ कीजिए। आपको देखिए इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर अब इसके अंदर आपके आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गद्य का आकलन। ये आपको यहाँ पे देखिए 4 नंबर का आपको गद्य का आकलन आया हुआ है। इस गद्य को पढ़ेंगे और इसका हम आकलन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गद्य का आकलन हो गया। उसके बाद में आपको दिया है प्रश्न 5A, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन में 5 अंक का वृत्तांत लेखन है आपको। विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्दों में कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। इस चीज़ को आपको पढ़ के हमेशा ध्यान में रखना है। अथवा,
अथवा में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए, यानी उसको उचित जो टाइटल दीजिए। और यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए, ये जो जहाँ डैश डैश है ना, इन डैश डैश की जगह पे आपको अपने विचार यहाँ पे लिखकर इस कहानी को आगे बढ़ाना है। आप किसी भी तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। और पूरा लिखने के बाद में अब यहाँ पे जैसे आपको ये दिया है, रिक्त स्थान दे दिए। कहीं कहीं क्या होते हैं, यहाँ पे ऊपर वर्ड्स दिए हुए रहते हैं ना, यहाँ आपको वर्ड्स दे देते हैं और उन वर्ड्स को आपको अपनी कहानी में यूज़ करना ही होता है। तो ये तरीका हो चाहे ये तरीका हो, दोनों तरीके में दिया जा सकता है। विज्ञापन लेखन देख लेते हैं। विज्ञापन लेखन में आपको दिया निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए। शैक्षिक अर्हता उस ड्राइवर की कितनी होना चाहिए, अनुभव उसको कितने सालों का होना चाहिए, व्यावसायिक अर्हता यानी कितने सालों तक उसने काम किया है या उसको इस काम का कितना अनुभव है, वेतन सैलरी कितना चाहिए, और संपर्क के लिए कहाँ करना है संपर्क, जो सबसे एंड में विज्ञापन में हम लिखते हैं ना। 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको विज्ञापन लेखन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं सब 5-5 नंबर के इसमें आ जाते हैं। और निबंध लेखन जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में ये आया है आपको 7 नंबर के लिए। और निबंध लेखन में दिया मेरा भारत देश, पर्यावरण संतुलन, और यहाँ पे एक लास्ट वाला आपको दिया है पुस्तक की आत्मकथा। अब आपने देखा मेरा भारत देश, ये आपको वर्णनात्मक के अंतर्गत आ जाता है, पुस्तक की आत्मकथा लेखन के अंतर्गत आ जाता है, और पर्यावरण संतुलन जो है ये आपको एक स्वमत, अपने विचार, इस टाइप के आधार के ऊपर ये आपको दिया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो आप यहाँ से इस विभाग 5 से आपके पेपर की शुरुआत कर सकते हैं, और 5 के बाद 4 और फिर 3 और फिर 2, यानी अब जब आप विभाग 5 करेंगे तो विभाग 5 में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू करना है, आपको सॉल्व करना है ना। इस तरीके से आप एक के बाद एक बढ़ेंगे। और इसके बाद जब आप विभाग 4 पे जाएंगे तो विभाग 4 पे जाने के बाद में भी ये जो विभाग 4 आपको दिया हुआ है ना, देखिए, तो इसके भी क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से शुरुआत करेंगे आप इस तरीके से। यानी ऐसा नहीं कि पेपर उल्टा करना है, यानी 5 के बाद 4 नंबर का करना है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि विभाग 4 में से आपने यहाँ से शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, जो भी विभाग आप शुरू करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पेपर खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद में अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर से पूछिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप जो भी है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये तरीका आपको कैसा लगा, जो आपको अनसॉल्व पेपर मिला, ये आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं है, ये भी आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कोई आपके जो सुझाव हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही अगले अनसॉल्व पेपर के साथ में, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी जो है वो भी तो आप पूरी करवानी है। तो ऐसे ही अनसॉल्व पेपर और लेकर आऊँगी आपके लिए, ताकि आप इससे अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर सके। मैंने इसका एक वीडियो और बना के डाला है, सेम पेपर है लेकिन उसके अंदर क्लियर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर पूरे पेपर को इसमें ऐसे कवर करना चाहूँ ना, कि पूरा एक पेज में इसके अंदर कवर कर लूँ, तो फिर ये क्लैरिटी नहीं देता है, ठीक है। इसलिए मैंने जो है इस तरीके से वीडियो बना दिया है, ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिले। यानी मैंने इसको फिर फैला के बड़ा करके आपको दिखा दिया। फिर भी मैं यहाँ पे इस तरीके से एक बार और स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, ताकि आपको अगर दिखे क्लियर तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर इसका और कोई दूसरा तरीका मुझे समझ में नहीं आया है। जो मैंने पहले किया उसमें मुझे कमेंट मिला है कि मिस क्लियर नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने तुरंत इसको फिर से वीडियो को बनाया और इसमें आपको समझा भी दिया। उसमें मैंने समझाया नहीं है, वो साइलेंट वीडियो बनाया हुआ है, और ये मैंने आपको समझा भी दिया है कि किस तरीके से आपको जो है पेपर लिखना है। तो विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इन पेपर्स को शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और इसी के साथ मिलती हूँ अगले ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ में। और हाँ, एक और बात कहना भूल गई हूँ आपसे, कि ये जो मैं पेपर आपको दे रही हूँ अनसॉल्व पेपर, इनमें मैं उन बच्चों की ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ जो अनसॉल्व पेपर
के लिए कुछ खरीद नहीं सकते हैं, या जिनके पास में जिनकी परिस्थिति नहीं है कि मतलब इस तरीके से जो बुकलेट वगैरह मिलता है वो खरीदें और फिर उससे जो है तैयारी वगैरह करें, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। इस हिसाब से मैंने इसको डाला हुआ है और आप इसको पढ़कर और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।